मैं अजय सिंह आशा करता हूं कि फिजिक्स के हमारे बताए हुए कॉन्सेप्ट से आप लोग फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा। आज हम लोग चल रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। हम इसके पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि रिजोल्यूशन एक वेक्टर का 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में कैसे होता है। आज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजोल्यूशन देख रहे हैं, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप पहले हम 3 डायमेंशनल फिगर नहीं बना रहे हैं, सिंपल फिगर बना रहे हैं। यहाँ पर यह एक्स एक्सिस, यह वाई एक्सिस और इधर की ओर प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, ऐसे ये जेड एक्सिस। वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन इधर की ओर है, मान लेते हैं ये वेक्टर ए है। इसी का हमको एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट निकाल के रिजोल्यूशन के फॉर्म में लिख देना है। जैसे मान लेते हैं यह एंगल अल्फ़ा है, वेक्टर ए एक्स के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है और हम ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होगा वही वैल्यू हो जाएगा वेक्टर ए का कंपोनेंट एक्स के अलोंग, जिसे हम ए एक्स से डिनोट करते हैं। इसको हम ओ ए नाम देते हैं। वेक्टर ए का कंपोनेंट वाई के अलोंग फाइंड करना है तो वेक्टर ए के इस पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये वेक्टर ए है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होगा वो वाई के अलोंग ए वाई कॉम्पोनेंट होगा ए वाई का। इसका नाम हम मान लेते हैं बी है, इसका नाम हम सी मान लेते हैं और ए के फाइनल पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री एंगल है। यहाँ पर ये जेड एक्सिस है, यहाँ पर समझिए आप लोग, ये जेड एक्सिस है और ये जो है एक मिनट, यह वेक्टर है, वेक्टर ए, और यह जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकालना है। जेड एक्सिस ऐसे है तो इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ऐसे, तो जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा। तो अब हम लोग इस पॉइंट का नाम डी मान लेते हैं। तो हम देखेंगे कि इसके पहले वाले टॉपिक में रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हम देख चुके हैं 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में कि वेक्टर ए का कंपोनेंट एक्स और वाई के अलोंग जो आता है उसे हम लिखते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू, वह आ जाता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब इसमें क्लियर है कि जेड के अलोंग भी है, तो उसी के आधार पर यदि लिखना चाहेंगे तो हम ए जेड के कैप लगा देंगे। मतलब जेड के अलोंग कंपोनेंट वेक्टर ए का ये ए जेड है इनटू कैप के जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर। या फ्रेश लिखना चाहेंगे, मतलब हम 3 डायमेंशनल फिगर में जाके देखना चाहते हैं तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं बगल में। पहले ये समझ लीजिए, वेक्टर ए को ऐसे हम लिख सकते हैं तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्व करके, यानी रिजोल्यूशन होता है। यानी वेक्टर ए को हम 3 पार्ट में, तीनों जो पार्ट हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है, वेक्टर ए को 3 पार्ट में बांट दिए हैं, जो तीनों पार्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। अब इसी को फाइंड करने के लिए हम 3 डायमेंशनल फिगर बनाने जा रहे हैं। हम एक क्यूबॉइड यहाँ पर लेते हैं, क्यूबॉइड पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम इन सारे पॉइंट्स पर जैसे मान लेते हैं, इससे इसको मिला के क्यूबॉइड बना दिए। जब ये ओरिजिन मान रहे हैं, यहाँ पर ये प्लेन जो है इसका नाम हम देते हैं सारे का, इसका पॉइंट का नाम देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम देते हैं ओ, इसका पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम ए से परपेंडिकुलर बी, उसी से मिलता जुलता नाम दे रहे हैं इसलिए सोच रहे हैं। और ए से इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है तो सी मिला है, और इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है ए से तो ये डी मिला है। बाकी नाम यहाँ पर अलग दे देंगे, डी ई एफ एच ये नाम दे दिए हम। अब ये जो है
ओ से ए तक यह वेक्टर है, ये डायरेक्शन दोनों सेम नहीं है। इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, यदि कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, या ऐसा लगेगा कि ये एक ही डायरेक्शन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर यदि क्यूबॉइड को बनाते भी हैं तो यहाँ मिटाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये इसको हम तिरछा यहाँ बनाना पड़ेगा, यानी इसको हम आगे ले जाएंगे तब जाके ऐसा पॉसिबल है यहाँ पर, तब फिगर स्पष्ट होगा, यहाँ पर ज़्यादा स्पष्ट होगा। नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसी से अपन दिखा। ये वेक्टर ओ है, यह पॉइंट यहाँ पर पॉइंट माने हैं बी, और यह पॉइंट सी डी ई एफ, और यहाँ एच। अब ध्यान दीजिए, ये वेक्टर ए है जिसका कंपोनेंट यानी एक्स वाई जेड के अलॉन्ग निकाल के उसमें आई कैप जे कैप जेड के कैप लगा देंगे तो रिजोल्यूशन हो जाएगा। अब इसमें देखिए आप लोग, हम क्या करेंगे, वेक्टर ए के फाइनल पॉइंट से जब इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये जो है वो एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस मान लेते हैं, जैसा हमने माना है यहाँ पर, ये एक्स ये वाई, और इधर की ओर ये जेड एक्सिस है, इस डायरेक्शन में जेड एक्सिस। अब ध्यान दीजिए, ये प्लेन जो है, यह जो प्लेन है वह प्लेन ऐसे होगा यहाँ पर, एक दूसरा यहाँ पर समझिए, इससे एक कॉपी से या बुक से समझिए, इस बुक से समझिए आप लोग, यह जो प्लेन है वो ऐसे है यहाँ पर। क्यूबॉइड का कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए ना, यह प्लेन ऐसे है। कौन प्लेन? ए ई बी एफ प्लेन, ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। सी एफ ए एच प्लेन भी बोर्ड के परपेंडिकुलर है। ए ई डी एच प्लेन जो है वो बोर्ड के प्लेन के पैरेलल है, बोर्ड से बाहर है। और सी एफ बी ओ प्लेन जो है वो बोर्ड के प्लेन में है, यानी सी एफ बी ओ और ए ई डी एच ये दोनों पैरेलल प्लेन्स हैं। और यह वर्टिकल, ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, वर्टिकल नहीं कहें इसको। ए एफ बी ई बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसा प्लेन है। और ठीक ऐसा ही प्लेन है ओ डी एच सी, ऐसा ही प्लेन है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो अब ये क्लियर है कि ये परपेंडिकुलर प्लेन है, तो ये ए से बी को मिला देंगे हम, तो यह परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स एक्सिस पर, क्योंकि एक्स एक्सिस बोर्ड के प्लेन में है, वाई एक्सिस भी बोर्ड के प्लेन में है, और जेड एक्सिस जो है वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस। तो क्लियर है कि एक्स एक्सिस जब बोर्ड के प्लेन में है और ए एफ बी ई बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ए से बी को मिला देंगे तो वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। यहाँ पर ये ए से बी को मिला देंगे, इसमें किसी भी पॉइंट को मिला देंगे तो एक्स एक्सिस पर क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यह प्लेन ही एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ए से बी को मिला देंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस पर, इस एंगल को 90 डिग्री, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा इसमें आप लोग, ये 90 डिग्री एंगल। और यही वैल्यू वेक्टर ए का एक्स के अलोंग कंपोनेंट एक्स होगा, जिसको पिछले वीडियो में और स्पष्ट करके बता चुके हैं कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, इसमें रिजोल्यूशन देख रहे हैं। अब वेक्टर ए का वाई के अलोंग कंपोनेंट निकालना है, तो ठीक वैसा ही करेंगे, फाइनल पॉइंट से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और वो इनिशियल पॉइंट तो वाई एक्सिस पर लाई कर ही रहा है, मतलब उसके ओरिजिन पर ही, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये दोनों लाइंस एक नहीं है, संयोग से ऐसे दिख रहे हैं, ये दोनों लाइंस अलग अलग डायरेक्शंस में, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पर, वाई एक्सिस पर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। फिर वेक्टर ए से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहेंगे, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए से जेड एक्सिस पर हमको यहाँ से एक परपेंडिकुलर, इस डी पॉइंट को मिला देंगे तो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वेक्टर ए स्पेस में है और यह जो प्लेन है वह प्लेन ऐसा प्लेन है, ऐसा प्लेन है ये। और जेड एक्सिस जो है वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, जिसको इस फिगर में बताए थे। जेड एक्सिस इधर की ओर है और यह वेक्टर इधर की ओर है,
तो क्लियर है कि वेक्टर का जेड के अलॉन्ग कंपोनेंट निकालने के लिए इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उसी में के कैप लगा देंगे तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग रिजोल्यूशन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखिए यहाँ से ए से इस डी पॉइंट को मिला देंगे तो वह क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग रिजोल्यूशन होगा वेक्टर का। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम वेक्टर ए का देखिए यहाँ पर ओ से बी तक ए एक्स है, यदि हम इसमें रिजोल्यूशन के लिए वेक्टर लगाएंगे तो आई कैप लगा देंगे। ओ से सी तक ए वाई है, इसमें हम रिजोल्यूशन लगाएंगे तो क्या लगा देंगे, जे कैप लगा देंगे, ठीक है। और ओ से डी तक जो होगा, ओ से डी तक यही जेड कंपोनेंट का वैल्यू होगा, ए जेड होगा। थोड़ा सा इसमें इमेजिन करना पड़ेगा, यही इसमें के कैप लगा देंगे, इमेजिन करना पड़ेगा कि हाँ कैसे हो रहा है वहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमको वेक्टर ए फाइंड करना है, वेक्टर ए इसमें, उसके लिए एक्स वाई जेड के फॉर्म में। तो उसके लिए हम ओ से बी तक गए, बी से यहाँ एफ तक गए और एफ से ए तक आ गए, तो ओ से ए तक आ गए, ओ से बी, बी से एफ और एफ से ए, यानी ओ से ए। अब देखिए यहाँ पर हम वेक्टर ओ ए को लिख सकते हैं, ये फिगर 1 लेते हैं इसको फिगर 2 लेते हैं। फ्रॉम फिगर 2 वेक्टर ओ ए, दैट इज वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी एफ। अब इसमें एरो नहीं लगाए तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस वेक्टर एफ ए, यह हो जाएगा ओ ए। ओ से बी तक, बी से एफ तक और एफ से फिर ए तक, यानी ओ से कहाँ तक, ए तक। अब ओ बी प्लस बी एफ प्लस एफ ए को वहाँ फिगर में एक्स वाई जेड के अलॉन्ग कैसे दिखाएंगे, तो ओ बी तो एक्स के अलॉन्ग है ही, बी एफ देखने में एक्स के अलॉन्ग वाई के अलॉन्ग नहीं है, लेकिन बी एफ और ओ सी दोनों पैरेलल हैं कि नहीं, और यह एक रेक्टेंगल जैसा से बन रहा है ना, ओ बी एफ सी रेक्टेंगुलर से बन रहा है। तो क्लियर है कि बी एफ के बदले हम लिख सकते हैं ओ सी, तो हम इसको लिख सकते हैं ओ बी प्लस ओ सी प्लस एफ ए के बदले क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, एफ ए, एफ से ए तक। यह लाइन और यह लाइन पैरेलल है कि नहीं है, यह लाइन और यह लाइन चारों लाइंस जो हैं वो पैरेलल है और इक्वल मैग्नीट्यूड में। क्यूबॉइड पर ध्यान दीजिए ना, क्यूबॉइड में यह कॉर्नर और यह कॉर्नर, किसी बुक का भी देखें, यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान दीजिए आप लोग, ये बुक है, जैसे मान लीजिए इसका यह जो कॉर्नर है, यह कॉर्नर और यह कॉर्नर, ये बुक के क्यूबॉइड है। ये चारों कॉर्नर्स जो हैं, ये चारों कॉर्नर्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी है। ये कॉर्नर, ये और ये कॉर्नर और यह कॉर्नर, चारों कॉर्नर पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो यहाँ पर हम एफ ए वेक्टर के बदले ओ डी वेक्टर लिख सकते हैं, तो हम एफ ए के बदले लिख दिए वेक्टर ओ डी। अब फिगर से देखिए, ओ बी जो है वो एक्स के अलॉन्ग रिजोल्यूशन है, यानी इसको लिख सकते हैं एक्स आई कैप। ओ सी जो है वाई के अलॉन्ग है, तो इसको लिख सकते हैं ए वाई जे कैप। और ओ डी जो है वो जेड के अलॉन्ग है, तो इसको लिख सकते हैं ए जेड के कैप। ये वेक्टर ए के तीनों पार्ट रिजोल्यूशन हो गए एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग, यानी रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हो गया। अब ये क्लियर है कि ओ ए जो है वह इस क्यूबॉइड का क्या है, ये डायगोनल है, दिख रहा है आपको। तो डायगोनल जो होता है वो लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट आ जाता है। यहाँ पर फिगर से भी हम लोग देख सकते हैं, वैसे आ जाएगा, लेकिन हम उसकी सहायता से लिखेंगे तो थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन कर देंगे। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो लिखेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट लेंथ स्क्वायर। तो देखिए ना, इस क्यूबॉइड का लेंथ ओ बी है और ब्रेथ बी एफ है और हाइट यानी थिकनेस जो है वह ओ डी है। तो
तो ओ बी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ओ बी के बदले एक्स होता ही है वो, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसका डायरेक्शन फाइंड करना है, तो इसमें देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ अल्फ़ा एंगल हमने लिया है वेक्टर ए का एक्स के अलॉन्ग, यह जो एंगल है ये अल्फ़ा है, और यहाँ ध्यान रखिए यह एंगल जो है बीटा है। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा है, क्योंकि यह वेक्टर जो है वो प्लेन में नहीं है, प्लेन से कहाँ है, बाहर है। तो प्लेन में होता तब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, बीटा सॉरी यहाँ नहीं लिखे, अल्फ़ा प्लस बीटा ये 90 डिग्री हो जाएगा। प्लेन में होगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और प्लेन से बाहर है ये वेक्टर, तो अल्फ़ा के लिए हम बाहर आएंगे, बीटा के लिए बाहर से फिर अंदर जाएंगे, यानी एंगल बढ़ जाएगा। इसको स्पष्ट समझने के लिए देखिए, यदि हम परपेंडिकुलर कर देते हैं वेक्टर ए को, इस प्लेन के परपेंडिकुलर कर देते हैं एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, तब देखिए यहाँ पर ये क्लियर है कि अल्फ़ा एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा एक्स के साथ, एक्स पर परपेंडिकुलर है, एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर है, यानी एक्स पर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, वाई पर भी परपेंडिकुलर है, यानी इस प्लेन में कोई भी लाइन होगा तो उस पर परपेंडिकुलर होगा। तो बोर्ड के प्लेन में एक्स वाई प्लेन है, बोर्ड के प्लेन में, और बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर या वेक्टर है, तो अल्फ़ा 90 डिग्री होगा, बीटा भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 90 प्लस 90 मतलब 180 डिग्री होगा, जो 90 डिग्री से बड़ा है। तो ऐसे क्लियर हो रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जब 90 से बड़ा होगा स्पेस में होगा तब। यहाँ तो 180 आया। अब जैसे जैसे इधर की ओर बढ़ेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वह 180 से डिक्रीज होते जाएगा, लेकिन 90 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। इस प्लेन में जब पहुँच जाएंगे तब अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री हो जाएगा, और प्लेन से बाहर कभी भी 90 से बड़ा रहेगा। तो यहाँ स्पेस में वेक्टर को शो करना है तो हम 90 से बड़ा बना दें। अब ये क्लियर है कि अल्फ़ा बीटा एंगल देख लिए हम लोग, और यह जो वेक्टर ए के साथ एंगल बन रहा है जेड एक्सिस के साथ, वेक्टर ए एक जेड एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम गामा ले रहे हैं। ये थोड़ा सा यहाँ देखने में उटपटांग है, क्योंकि जेड एक्सिस ऐसे नहीं है, जेड एक्सिस कैसे, ऐसे। तो 3 डायमेंशनल फिगर से आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब ए एक्स ए वाई ए जेड जो होगा वो क्लियर है कि ए एक्स इक्वल्स टू होगा ए कॉस अल्फ़ा, कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और यहाँ पर वेक्टर ए और एक्स के बीच का एंगल अल्फ़ा है तो ए कॉस अल्फ़ा होगा, या फिगर से भी निकाल सकते हैं। तो एक्स इक्वल्स टू ए कॉस अल्फ़ा हुआ, तो हैंस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स बाई ए। ये इसका हम लोग नाम देते हैं एक्स डायरेक्शन कोसाइन, यानी वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है उस एंगल का कॉस, इसको कहते हैं एक्स डायरेक्शन कोसाइन, जिसे हम स्मॉल एल सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक वैसे ही ए वाई इज इक्वल टू आ जाएगा ए कॉस बीटा, तो हैंस कॉस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए वाई बाई ए, जिसे कहते हैं वाई डायरेक्शन कोसाइन, जिसे स्मॉल एम सिंबल से डिनोट करते हैं। और सिमिलरली जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो होगा ए जेड इक्वल्स टू, इसमें सब स्क्रिप्ट में है एक्स वाई जेड, ध्यान रखिएगा, ए कॉस गामा, तो हैंस कॉस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा ए जेड अपॉन ए इज इक्वल टू जेड डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू, इसको स्मॉल एन सिंबल से डिनोट करते हैं। एक्स डायरेक्शन कोसाइन का अर्थ क्या हुआ कि वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है उसका कॉस, तो एक्स एक्सिस का वेक्टर ए अल्फा एंगल बना रहा है तो उसका कॉस, उसका कोसाइन। अब ये रिजोल्यूशन हो गए, रिजोल्यूशन का यहाँ पर मैग्नीट्यूड आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, डायरेक्शन, इसी से डिनोट करते हैं एल एम एन सिंबल से, यानी ये डायरेक्शंस के लिए। अब हम इसको लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 देते हैं, वेक्टर ए इक्वल्स टू ए इसको कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा के फॉर्म में। तो फ्रॉम वन लिखेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा की कैप। देखिए आप लोग, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा है तो ए एक्स के बदले ए कॉस अल्फा लिख दिए, ए वाई के बदले ए कॉस बीटा, ए जेड के बदले ए कॉस गामा लिख दिए।
अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड देखेंगे, वेक्टर ए का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट लिख सकते हैं इसको ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर जो यहाँ पर आया हुआ है, तो यहीं पर लिख देंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा लिख सकते हैं यहाँ पर। अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा a, और यहाँ से भी ए स्क्वायर तीनों में से कॉमन करेंगे और रूट से बाहर करेंगे तो a आ जाएगा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा आएगा, और कॉस अल्फा के बदले l, कॉस बीटा के बदले m और कॉस गामा के बदले n यहाँ लिख देंगे तो आ जाएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, a से एक कट जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा a से एक कट के यहाँ 1 आ जाएगा और स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही वेक्टर ए का जो रिजोल्यूशन हो रहा है उसके फॉर्म में, मतलब तीनों डायरेक्शंस के साथ वेक्टर ए जो एंगल बना रहा है उस एंगल के लिए यही रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट इज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप जैसे दिमाग में बैठे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए आप लोग, यह जो इक्वेशन यहाँ पर वेक्टर इज इक्वल टू है एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड की, ये वेक्टर का रिजोल्यूशन के फॉर्म में इक्वेशन हो गया। उसका मैग्नीट्यूड इससे फाइंड कर लेंगे और डायरेक्शन एल एम एन से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यदि वेक्टर दिया है तो इससे इसका मैग्नीट्यूड और इससे डायरेक्शन निकल जाएगा एल एम एन से, और यदि वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और डायरेक्शन दिया हुआ है तो वेक्टर को हम इस इक्वेशन से लिखेंगे, वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा प्लस ए कॉस बीटा जे प्लस ए कॉस गामा के, इस इक्वेशन से वेक्टर को लिखेंगे। तो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा तो रिप्रेजेंटेशन के लिए तो यही इक्वेशन यूज करेंगे। अब ध्यान दीजिए एक चीज़, हम लोग आगे देख रहे हैं, कोई भी वेक्टर जो है उस वेक्टर को रिजॉल्व करके जब लिख रहे हैं तो कोई नया वेक्टर उसी से रिलेटेड फाइंड करना होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे। जैसे एक रे इंसिडेंट हो रहा है किसी प्लेन पर और उसके बाद वह रिफ्लेक्ट हो जा रहा है उस प्लेन से या रिफ्रैक्ट हो रहा है, दोनों के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला जैसे यूज होगा। यदि रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उस उधर ही लौट जाएगा, बैक हो जाएगा उसी मीडियम में, और यदि रिफ्रैक्ट हो रहा है तो दूसरे मीडियम में जाएगा। तो स्नेल्स लॉ को अप्लाई करके यदि इंसिडेंट रे वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है तो रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, यानी रिफ्लेक्टेड रे का हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। साथ साथ रिफ्रैक्टेड रे, यदि रिफ्रैक्ट हो रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे का भी हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। आज इतना ही, अगले क्लास में ये कैसे डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं हम एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो को शॉर्ट रखना है क्योंकि रिजोल्यूशन स्टूडेंट समझ जाएं, और वो एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू।